हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम अपने इस चैनल के थ्रू आपको एलटी ग्रेड मेंस की भी तैयारी करा रहे हैं और आपके टीजीटी के लिए क्रैश कोर्स भी हमने अभी शुरू किया, जिसमें 5 वीडियो अब तक आपको दिए जा चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है क्रैश कोर्स के नाम से टीजीटी के, वो आप वहाँ जा कर के एक्सप्लोर कर सकते हैं और उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आज हम लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। पिछले 3 सेशंस में हमने इंटीरियर मोनोलॉग तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है भाई, इंटीरियर मोनोलॉग तक आज हम डिस्कस करेंगे आयरनीज। ये देखिए, जो डेफिनेशन है इसलिए आपको कराई जाती है ताकि आप मेंस में भी आपके काम आ जाए। ठीक है, जिसमें डेफिनेशन लिखने की बात ही होती है विथ एग्जाम्पल। और कभी कभी डेफिनेशन दे देता है मेन कि बताइए विच वन इज इम्प्लाइड सिमिली। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें पूछेगा कि इम्प्लाइड सिमिली आप किसे कहेंगे, तो आंसर हमारा मेटाफर। तो जो ये आपके थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस तरह से भी बन जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप इनको भी देखते चलिए, लिटरेरी टर्म्स को। और टीजीटी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन, कभी 17 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, इस तरह से टीजीटी में पूछे ही जाते हैं हर पेपर में टीजीटी के। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा और आपके लिए यूजफुल भी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आयरनी। आयरनी इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है आयरनी, बाय व्हिच, जिससे राइटर क्या करता है, एक्सप्रेसेस अ मीनिंग, एक ऐसी मीनिंग को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, विच इज क्वाइट कंट्रेरी, जो बिल्कुल अलग होती है, द अपेरेंट वन, उस मीनिंग से जो दिख रही होती है। जैसे 2-4 लोग बात कर रहे हैं खड़े और कोई पांचवा आके टोक दे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, कहते हैं हाँ यार तुम ही तो एक होशियार आदमी हो, या तुम यार बहुत समझदार हो। तो ये आयरनी है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी क्रिएट्स आयरनी, और यही जो डिफरेंस होता है ना रियलिटी में, वास्तविकता में, और उसकी अपीयरेंस में, यही आयरनी है। आयरनी को क्या करता है, ये क्रिएट करता है कि है कुछ और आप बता कुछ रहे हैं, तो ये आयरनी हो रही है। जैसे वॉल्टेयर हैं आपके, स्विफ्ट हैं, गिबन हैं, हेनरी जेम्स एंड टॉमस मान हैं, आर सुप्रीम आयरनिस्ट्स, ये सुप्रीम आयरनिस्ट्स माने जाते हैं। वर्बल आयरनी इज द बेसिक वे ऑफ आयरनी, और जो वर्बल आयरनी है ना, वो बेसिक वे बनता है किसका, आयरनी का। इट हैज़ 2 मीनिंग्स, इसके 2 मतलब होते हैं। व्हाट द स्पीकर इंटेंट्स, के स्पीकर का इंटेंट, इरादा क्या है, एंड व्हाट द लिसनर मेक्स आउट ऑफ इट, और लिसनर को क्या बात समझ आ रही है उसको सुनने के बाद, जो वर्बल आयरनी है, शब्दों के थ्रू जो व्यक्त की जाए। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, अकर करती है व्हेन द कैरेक्टर स्पीक्स द लाइन, जब कोई कैरेक्टर लाइन बोलता है, एंड द ऑडियंस, और जो ऑडियंस है वो क्या करती है, अंडरस्टैंड्स इन अ डबल सेंस, वो डबल सेंस में समझती है उसको। इससे भी लोगों को हंसी आती है, आयरनी वो महसूस करते हैं। व्हेन द ऑपोजिट हैपेंस ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड, जब वो जिसका इरादा हो, इंटेंडेड जब जिसका इरादा हो वो ना हो बल्कि उसका ऑपोजिट हो, द रिजल्ट इज आयरनी ऑफ सिचुएशन। तो ये जो होता है ये आयरनी ऑफ सिचुएशन होता है। ठीक है, तीनों हो गई। देखिए फिर से देख लीजिए इसको एक बार। ये आपकी हो गई ये वर्बल आयरनी। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी 2 मतलब, इसके 2 मतलब होते हैं कि स्पीकर क्या बोल रहा है और सामने वाला क्या समझ रहा है उसको। जो ड्रामेटिक आयरनी है, वो कैरेक्टर बोलता कुछ है लेकिन जो ऑडियंस बैठी है उसको डबल सेंस में समझती है, ये ड्रामेटिक आयरनी है आपकी। और जो आप अगली देखेंगे, ये है आयरनी ऑफ सिचुएशन, कि जो इरादा किया गया, जिसका इरादा किया गया या जो वादा किया गया उसका ऑपोजिट हो रहा है, तो ये आपकी आयरनी ऑफ सिचुएशन कहलाती है, या सिचुएशनल आयरनी। ठीक है, चलिए आयरनी ऑफ सिचुएशन ही रखिए, उसका मतलब चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। लेक पोएट्स लगभग लोग जानते ही हैं, इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। आप अगर इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे तो उसमें 1798 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस दौरान एक वर्क आया था जिसका नाम है लिरिकल बैलेट्स। उसमें 2 लोग थे आपके, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। इस लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के बाद से माना जाता है कि रोमांटिक एज की शुरुआत हुई, जो 1798 से 1800, देखिए 32 भी कई जगह आपको मिलेगा, सॉरी 32 भी देखने को मिलेगा और कई जगह आपको 1837 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एज शुरू हुई, इसमें जो पोएट थे आपके कौन, कॉलरिज साउदे और रॉबर्ट साउदे, एस टी कॉलरिज और आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, इन सभी को क्या कहा जाता था, लेक पोएट्स कहा जाता था। ठीक, ये रोमांटिक एज से संबंधित है। तो वर्ड्सवर्थ हो गए, कॉलरिज हो गए, साउदे हो गए। ठीक है भाई, तो ये सब जो हैं लोग, तीनों ऑथर्स पोएट्स आर लेक पोएट्स, ये लेक पोएट कहलाते हैं।
दे लिव्ड एट वन टाइम और अनदर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट कम्बरलैंड एंड वेस्ट मोरलैंड। करें कि ये या तो एक साथ या कभी ना कभी किसी टाइम पर ये उस डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जिसमें कम्बरलैंड और वेस्ट मोरलैंड आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज क्या है। हम लोग पढ़ते भी हैं और बोलते भी हैं, समझते भी हैं, तो लैंग्वेज है क्या असल में? लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, ये हमारे विचारों का एक एक्सप्रेशन है बाई मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स। और ये जो लैंग्वेज है ये हम कैसे यूज़ करते हैं? अपनी स्पीच साउंड के ज़रिए। ठीक है भाई, तो इतना ध्यान रखिए, द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इज कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक, चलिए लिंग्विस्टिक्स देख लीजिए। लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी, जो लिंग्विस्टिक है वो साइंटिफिक स्टडी है ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की। इट इज़ द साइंस ऑफ लैंग्वेज, ये साइंस का विज्ञान कहलाती है। द टर्म लिंग्विस्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लिंग्वा, जो वर्ड है लिंग्विस्टिक वो लिंग्वा शब्द से ड्राइव है। मीनिंग टंग, जिसका मतलब है जबान, भाषा, एंड स्टिका, और जिसका मतलब है नॉलेज और साइंस। ठीक है, तो इनसे दोनों मिलकर के जो लिंग्विस्टिक बनता है उसका क्या मतलब हुआ आपका? साइंस ऑफ लैंग्वेज या साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए लिरिक क्या है ये? द लिरिक ओरिजिनली वाज अ कंपोजिशन, जो लिरिक है वो ओरिजिनली आप कहिए तो एक कंपोजिशन होता है, टू बी संग विथ अ लायर और हार्प, जैसे लायर या हार्प के साथ में गाया जाता है, यानी ये बजाए जाएंगे और ये लिरिक जो है वो गाया जाएगा। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पर्सनल पोइट्री, ये पर्सनल पोइट्री का एक भाग है। इट इज़ अ पर्सनल पोएम, ये पर्सनल पोएम है, विच एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करती है द पोएट्स ओन लॉन्गिंग्स, कवि के खुद की इच्छाओं को, फीलिंग्स और उसकी भावनाओं को। इट फोकसेस ऑन अ सिंगल इमोशन, ये सिंगल इमोशन पर, ये इंपॉर्टेंट देखो दोनों बातें हैं, सिंगल इमोशन होता है और ये पर्सनल पोएम होती है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। सच एज लव, उसमें लव हो सकती है, उसका जो इमोशन है, होप, डिस्पेयर या ग्रीफ या डिवोशन, फ्रेंडशिप और पैट्रियोटिज्म, यानी प्यार हो सकता है, आशा हो सकती है, डिस्पेयर दुख हो सकता है, ग्रीफ दुख हो सकता है, डिस्पेयर को आप निराशा कह दीजिए, आशा नहीं निराशा है, डिवोशन श्रद्धा हो सकती है उसकी, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती के ऊपर हो सकता है, लिरिक हो सकता है, इमोशन उसका हो सकता है, पैट्रियोटिज्म या उसमें आपके देशभक्ति की भावनाएं भी हो सकती हैं, वो लिरिक होगा आपका। सिंगल, देर इज अ काइंड ऑफ यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन, इसमें इम्प्रेशन की यूनिटी दिखाई देगी, अलॉन्ग विथ इट्स म्यूजिकल नेचर, उसकी म्यूजिकल नेचर के साथ में। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम, ये एक शॉर्ट पोएम होती है विथ पर्सनल नोट, जिसमें पर्सनल नोट होता है, हैविंग अ सिंगल थॉट एंड इमोशन, जिसमें सिंगल थॉट या सिंगल इमोशन होता है। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, सिंगल थॉट सिंगल इमोशन, इसी से आपको क्वेश्चन बन सकता है। म्यूजिकलिटी, सब्जेक्टिविटी, यूनिटी, स्पॉन्टेनिटी, ब्रेविटी आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। म्यूजिकलिटी हो गई आपकी, ठीक है, म्यूजिक होगा, सब्जेक्टिविटी हो गई, कोई एक सब्जेक्ट होगा, यूनिटी हो गई, यूनिटी ऑफ थॉट एंड फीलिंग हो गई, स्पॉन्टेनिटी हो गई, उसका फ्लो, और ब्रेविटी सारांश। ठीक है, ये इसके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए आगे आ जाइए भाई। मेल एप्रोप्रिज्म, ये क्या होता है? द रेडिकुलस मिस यूज ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड का रेडिकुलसली यूज करना, मतलब मजाक बनाने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए, या खुद का भी आदमी मजाक बनवा लेता है कभी कभी, तो ये जो है बात ये कहलाती है मेल एप्रोप्रिज्म। क्या है वो? रेडिकुलस मिस यूज ऑफ अ वर्ड। द टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम मिसेज मेलप्रोप इन शेरिडान्स द राइवल्स, शेरिडान का एक वर्क है द राइवल्स, वहाँ एक मिसेज मालाप्रोप है जिनके नाम से इसको लिया गया। ये आप पॉइंट ध्यान रख सकते हैं अपने टीजीटी के लिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन में फ्रेम करके पूछा जा सकता है। मीटर क्या है भाई? मीटर इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, ये एक पैटर्न होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल का, उसी को हम क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। मॉक एपिक में आ जाइए। अ मॉक एपिक इज अ पैरोडी ऑफ सीरियस फॉर्म ऑफ एपिक, जैसे हमारे सिलेबस में है, कौन सी मॉक एपिक है? ध्यान करिए, द रेप ऑफ द लॉक। एलटी के सिलेबस में किसने लिखी है? वो लिखी है आपके अलेक्जेंडर पोप ने, द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ ऑगस्टन एज, जो कि 1800 से लेकर 1845 तक था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे वो एपिक्स लिखी गई जिसमें हीरोइज्म होता था, वेलरी होती थी, यानी बहादुरी दिखाई जाती थी,
तो उसी चीज जो उसकी स्टाइल रहेगी ना, पूरी सेम स्ट्रक्चर भी, स्टाइल भी, हर चीज उसमें कैसी रहेगी, एपिक की तरह, लेकिन जो उसका सब्जेक्ट होगा बहुत ट्राइवियल होगा, बहुत छोटा, बहुत तुच्छ होगा। और उसमें जो तुच्छ घटनाएं होंगी ना, उनको बड़ा लंबे चौड़े ढंग से बताया जाएगा। ठीक है ना। जैसे जब बेलिंडा उसमें रेप ऑफ द लॉक में मेकअप करती है तो उसको दिखाया जाता है इस तरह से कि जैसे वो युद्ध की तैयारी करने जा रही है, मतलब तैयार होकर युद्ध करने जा रही है। जबरदस्त लिखा है भाई। अच्छा, इट्स सब्जेक्ट इज अ ट्रिफलिंग इंसिडेंट। इसका जो सब्जेक्ट होता है ना, ट्रिफलिंग, छोटा सा इंसिडेंट, घटना होती है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज, बेस्ट एग्जाम्पल आपका वही है, द रेप ऑफ द लॉक बाई पोप। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटेन इन हेरोइक कपलेट, से हेरोइक कपलेट में लिखा है, डिवाइडेड इन 5 कैंटोज, 5 कैंटोज में बांटा गया है इतनी छोटी सी घटना को। कौन सी घटना थी उसमें? एक लॉर्ड होता है बैरन, जिसका नाम था लॉर्ड पेटर, वो जो है बेलिंडा के सर से एक लॉक काट लेता है, मतलब एक लट काट लेता है बस। फिर तो बेलिंडा पूरी दुनिया को सर पर उठा लेती है। चलिए आगे आ जाइए भाई। मोनोडी क्या है? इट इज अ पोयम, ये एक पोयम है, स्पेशली ऑफ मॉर्निंग, जिसमें दुख होता है। मॉर्निंग वाली ना समझना भाई कि सुबह वाली कोई पोयम है ये ना, ये मॉर्निंग है आपका, सुबह वाला। मॉर्निंग हो गया क्या ये? हाँ, रुकिएगा 1 मिनट। MORNING, ठीक है, ये मॉर्निंग है सुबह वाला, और ये मॉर्निंग है कौन सा भैया? दुख वाला। ठीक है, ये से दुख प्रकट होगा। स्पोकन बाय 1 पर्सन ओनली, सिर्फ एक पर्सन द्वारा उसे बोला जाता है। मिल्टन लेसिडस इज इट्स एग्जाम्पल, ये आप ध्यान रख सकते हैं कि मिल्टन के जो लेसिडस है ये इसका मोनोडी का भी एग्जाम्पल है। और लेसिडस क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, वे एक पेस्टोरल एलिजी भी है, 2021 के TGT में पूछा गया था। ठीक है भाई, ये पेस्टोरल एलिजी भी है और मोनोडी का एग्जाम्पल भी है। चलिए मिस्टिसिज्म देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे टर्म हैं, लिटरेरी फॉर्म है, जो आपको देखिए TGT में तो काम आएंगे आएंगे, LT के मेंस में जब आपको किसी एज के बारे में लिखना रहेगा ना, तो उसमें कौन कौन से लिटरेरी फॉर्म राइटर्स ने यूज किए, तो वहां ये आपके काम आएंगे बहुत ज्यादा। मिस्टिसिज्म देखते हैं। मिस्टिसिज्म इज अ टीचिंग, मिस्टिसिज्म जो है वो एक तरह का, इस एक तरह की टीचिंग है, इन बिलीफ और विश्वास है, इन विच, जिसमें नॉलेज ऑफ गॉड एंड रियल ट्रुथ में बी ऑब्टेन्ड, जिसमें भगवान का ज्ञान और रियल ट्रुथ, असली सच में भी ऑब्टेन्ड, पाया जा सकता है थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन के द्वारा, एंड स्पिरिचुअल इंसाइट, और आत्मिक इंसाइट के द्वारा, सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा। नॉलेज ऑफ गॉड ये असंभव बात है, नामुमकिन है। तो रियल ट्रुथ हो सकता है कि आपको सच्चाई पता चल जाए कि असल में दुनिया में सच है क्या। क्या वो सच जो हम मानते हैं कि गाड़ी हो, बंगला हो, धन दौलत हो, बीवी हो, बच्चे हो, क्या यही सब सच्चाई है? नहीं, इसके परे भी एक सच्चाई है, वो ये है कि आपको दुनिया में भेजा गया है किस लिए? इसलिए ताकि आप अपने बनाने वाले की क्या कर सकें? पूजा कर सकें, परस्तिश कर सकें, है ना, उसके सामने सर झुका सकें, उसके द्वारा दिए जाने वाले सुखों को और दुखों को बर्दाश्त करते हुए जिंदगी को गुजारें। आप चलिए लौट करके जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, तो वही कहा है मिल्टन ने कि अपने कॉन्शियंस के थ्रू, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो सबसे अच्छे तरीके से उस ईश्वर के द्वारा दी गई कठिनाइयों का सामना करते हैं ना, वही सर्वश्रेष्ठ उसकी सेवा करते हैं। ठीक है, तो यही मिस्टिसिज्म है। नॉलेज ऑफ गॉड इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। चलिए आगे देखिए, मिथ क्या है भाई? मिथ जो है वो पौराणिक कथाओं को कहा जाता है, जो काल्पनिक भी हो सकती हैं, सच भी हो सकती हैं। ठीक है भाई। इट इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफ अननोन ऑथरशिप, ये जो है एक परंपरागत कहानी हो सकती है जिसे पता नहीं किसने लिखा है, अननोन ऑथरशिप, जिसका राइटर ना पता हो आपको। सर्विंग यूजुअली टू एक्सप्लेन सम फेनोमेनन, किसी फेनोमेना, मतलब वो किसी खास बात को समझाने के लिए इसको एज एग्जाम्पल आप यूज़ कर लें, कस्टम या किसी प्रथा को बताने के लिए। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक टर्म, से ग्रीक टर्म मूथोज से लिया गया, ये ध्यान रखिएगा भाई। मिथ कहाँ से आया? मूथोज से आया है। विच मीन्स एनीथिंग अटर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, ऐसी कोई चीज़ है जिसे वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से किसी ने कहा हो। गजब मीनिंग है यार इसकी, मुंह से ही तो कहेंगे अपन।
चलिए, निगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स में आ गए हैं अपन, यानी जॉन कीट्स ने ही ये टर्म दिया था। दिस फ्रेज, ये जो फ्रेज है ना, ये यूज्ड बाय कीट्स, कीट्स के द्वारा यूज किया गया। इट इज अ क्वालिटी, ये एक ऐसी क्वालिटी है विच अ मैन possesses, जो किसी आदमी के अंदर हो सकती है। when he is capable of bearing uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason। जब कोई व्यक्ति जो है कैपेबल ऑफ बियरिंग, बर्दाश्त करने के काबिल होता है, अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं को, मिस्ट्रीज, रहस्यों को, डाउट्स और शंकाओं को, विदाउट एनी इरेटेबल रीचिंग, बिना इरेटेबल रीचिंग के, आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, सच और तर्क के बाद, या सच और तर्क से ना भी साबित हो, ऐसा कह सकते हैं, या साबित हो, क्योंकि ठीक है, निगेटिव सेंस तो नहीं है इसका। करेंगे जब फैक्ट और रीज़न से बात कोई साबित हो जाए, तब कोई इंसान अगर उन अनसर्टेनिटीज़ को, मिस्ट्रीज़ को, डाउट्स को बियर करता है ना, तो ये एक निगेटिव कैपेबिलिटी होती है। द पोएट हैज़ नो इंडिविजुअलिटी ऑफ हिज ओन, पोएट खुद की इंडिविजुअलिटी उसकी कुछ नहीं होती है। ही बिकम्स वन विद द थिंग, वो बस एक कोई चीज़ बन जाता है। दैट ही इज डिस्क्राइबिंग, जिसे वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, मैंने खुद स्वयं वो बन जाता है। इट शोज डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी, और जो निगेटिव कैपेबिलिटी है ये डिटैचमेंट को और ऑब्जेक्टिविटी को दिखाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे आ जाइए। नियो क्लासिसिज्म, नियो क्लासिसिज्म क्या है? द टर्म नियो क्लासिसिज्म इज अप्लाइड, ये जो टर्म है नियो क्लासिसिज्म अप्लाई होता है टू एनी स्कूल, किसी भी स्कूल, थॉट वाले स्कूल पर, विच फॉलोज क्लासिकल रूल्स, जो क्लासिकल रूल्स को फॉलो करता है, मोरल और नैतिक नियमों को फॉलो करता है। इट इज़ एन अटैम्प्ट टू रिवाइव, ये एक कोशिश है रिवाइव करने की, इन लिटरेचर, किसमें, लिटरेचर में, किसको रिवाइव करने की? द क्लासिकल क्वालिटीज़, क्लासिकल क्वालिटीज़ को, जो कि होते थे बैलेंस है, प्रोपोर्शन है और रेस्ट्रेन है, मतलब कंट्रोल है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका नियो क्लासिसिज्म, जो कि 1700 ईस्वी से 1700 ईस्वी से, या कहिए कि 1660 से शायद शुरू होता है, रेस्टोरेशन से लेकर के आपके ट्रांजिशनल पीरियड तक नियो क्लासिसिज्म है। आप इसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। नॉवेल है आगे, ये काफ़ी लेंथी, इसकी डेफिनेशन भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। इसको फुर्सत से अपन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो नियो क्लासिसिज्म तक हमने बात कर ली है। इनको सीडो क्लासिस्ट कहा जाता है, इस मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को। क्यों? क्योंकि वो फर्जी क्लासिक हैं, असली तो है नहीं है, वो नकल करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट आपकी टीजीटी और एलटी ग्रेड मेंस की आपको चैनल पर मिल जाएगी, और जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको, जिसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, लगे रहिए, हार मत मानिए जब तक एक सीट आपको मिल ना जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।